हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 2 के टॉपिक सब्सिडरी अलायंस और सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी रूल एक्सपेंड्स यानी कंपनी का फैलता शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, पर धीरे धीरे वह भारत के राज्यों पर कब्जा करने लगी और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन फैलता चला गया। यदि हम 1757 से 1857 के बीच के समय पर गौर करें और इस समय के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जा करने की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। कंपनी को जब किसी भारतीय इलाके पर कब्जा करना होता था तो वह उस इलाके पर कब्जा करने के लिए डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं करती। कंपनी किसी इलाके पर कब्जा करने के लिए अनेक नीतियों और साधनों का इस्तेमाल करती। अब सवाल ये है कि कंपनी किस तरह की नीतियों और साधनों का इस्तेमाल करती थी। कंपनी किसी भी भारतीय राज्य पर कब्जा करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल करती थी। कंपनी ने 1764 में मीर कासिम के खिलाफ बक्सर की लड़ाई लड़ी। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। पर ये रेजिडेंट कौन होते थे और ये क्या काम करते थे? ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। इन रेजिडेंट्स का काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। ये भी कहा जा सकता है कि ये रेजिडेंट्स कंपनी के वफादार होते थे और कंपनी के लिए ही काम करते थे। कंपनी का असली मकसद इंडियन स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स में दखल देना था और ये इन रेजिडेंट्स के माध्यम से ही संभव हुआ। क्योंकि रेजिडेंट्स के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लगे थे, और तो और इन रेजिडेंट्स के माध्यम से कंपनी के अधिकारी इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लेने लगे थे, जैसे अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा। कंपनी के अफसर ये सभी डिसीजंस लेना चाहते थे। कभी कभी कंपनी स्टेट्स पर जबरदस्ती सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि भी थोपती थी। अब समझते हैं कि ये सब्सिडरी अलायंस क्या होता है। कंपनी जिस स्टेट पर भी सब्सिडरी अलायंस थोपती थी, उस स्टेट को अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था। उस स्टेट को कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, पर कंपनी उस सब्सिडरी फोर्सेस यानी सहायक सेना को मेंटेन रख सके इसके लिए स्टेट को ही पैसा देना होता था। अगर इंडियन रूलर्स यानी भारतीय शासक अपनी स्टेट की सुरक्षा करने के लिए कंपनी को पैसे नहीं दे पाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब रिचर्ड वेल्सली 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल थे, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि अवध के नवाब सब्सिडरी फोर्सेस के लिए कंपनी को पैसा नहीं दे पाए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। ये चित्र देखिए, ये चित्र टिली कैटल द्वारा बनाया गया था। इस चित्र में शुजाउद्दौला अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई ट्रीटीज यानी संधियों की वजह से नवाब शुजाउद्दौला के ज्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन इस चित्र में वह रेजिडेंट के सामने अपनी शाही शानो शौकत के साथ ही दिखाई दे रहे हैं। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन यानी नए शासन की स्थापना। वॉरेन हेस्टिंग्स, जो 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल रहा, उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत को फैलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक कंपनी न केवल बंगाल में बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश टेरिटरीज जिन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइडेड थी, उन्हें प्रेसिडेंसीज कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। हर एक प्रेसिडेंसी का शासन गवर्नर के पास होता था। एडमिनिस्ट्रेशन का सुप्रीम हेड गवर्नर जनरल होता था।
वॉरेन हेस्टिंग्स, जो पहला गवर्नर जनरल था, उसने कई प्रशासकीय सुधार किए, खास तौर से न्याय के क्षेत्र में। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। नई न्याय व्यवस्था के अनुसार हर जिले में 2 अदालतें होंगी, क्रिमिनल कोर्ट या फौजदारी अदालत और सिविल कोर्ट या दीवानी अदालत। सिविल कोर्ट्स के मुखिया यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। क्रिमिनल कोर्ट्स अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थीं, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। काजी का मतलब होता है जज यानी न्यायाधीश। मुफ्ती का मतलब होता है मुस्लिम समुदाय का जुरिस्ट यानी कानूनी मामलों का विशेषज्ञ, जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। इम्पीचमेंट: जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया जाता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी संसद के ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे इम्पीचमेंट कहा जाता है। 1789 में आरजी पॉलर्ड द्वारा बनाया गया यह चित्र देखिए। यह चित्र वॉरेन हेस्टिंग्स पर मुकदमे का है। 1785 में वॉरेन हेस्टिंग्स जब इंग्लैंड वापस गया, तब एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही तरीके से ना चलाने का आरोप लगा दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट का मुकदमा चलाया गया, जो 7 साल चला। एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से लोकल लॉज की अलग अलग व्याख्या करते थे। इन लोकल लॉज की व्याख्या के डिफरेंस को खत्म करके यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम दिया गया। एनबी हेल्ड ने इस संकलन का इंग्लिश में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपियन जजेस के फायदे के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपील कोर्ट, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। इंडियन डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कलेक्टर का मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना और जजेस, पुलिस ऑफिसर्स और दरोगास की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका ऑफिस कलेक्टरेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.